देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बम्पर मतदान हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सुस्ती दिखाई दी है, इसीलिए हमने आज ये तय किया है कि इस पर दो वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाकर एक डिबेट की जाए। तीसरे फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 68% मतदान हुआ है। यानी जो कम ज्यादा मतदान हुआ है उसके मायने क्या है वो वरिष्ठ पत्रकार समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि असम में सबसे ज्यादा, जरा सोचिए, वहां 81.71% मतदान हुआ है। तब आ जाइए उत्तर प्रदेश, अब एक जगह 81, एक जगह 57.34% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 71.6, यानी 2019 के आंकड़े बहुत कुछ बदला नहीं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर 66% मतदान हुआ है, यहां भी बदले नहीं। लेकिन 3 सीटें हैं जो सभी को चिंतित कर रही हैं। अब ये 3 सीटें कौन कौन सी है जो चिंतित कर रही है मध्य प्रदेश की? पहली जो सीट है जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हुआ करते थे, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब वहां से शिवमंगल सिंह तोमर लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से सत्यपाल सिंह सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर 3.5% से कम मतदान हुआ है अगर 2019 से तुलना करें तो। अच्छा, बैतूल से भी यही कमोबेश स्थिति है। बैतूल में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए। और अगर एक सीट और है इसके साथ ही साथ जहां पर चिंता की बात है, वो है ग्वालियर। अब इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। ग्वालियर में 59.78%, ये आंकड़ा कब का है? 19 का है। और इस बार मतदान कितना हुआ है? 61.68% मतदान हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम कुछ क्यों कहें, जो लगातार इसको कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे सुने तो बेहतर होगा। 2 वरिष्ठ पत्रकारों को हमने आमंत्रित किया है, वो आपके सामने आपको थोड़ी देर में दिखेंगे। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में इन्हें, इसीलिए हमने इन्हें आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। और सरमन नगेली जी हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं, यानी मध्य प्रदेश पर जहां कम और ज्यादा वोटिंग हुई है उसके मायने हमको बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सरमन नगेली जी, शुरुआत में आपसे इसलिए भी करना चाहूंगा चूंकि आप 9 लोकसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे। जो मैं देख पा रहा हूं 9 में, बाकी अगर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग जो 2019 की स्थिति थी वही स्थिति है। लेकिन मुरैना, बैतूल और ग्वालियर, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए राहुल जी, मुरैना का जहां तक सवाल है और ग्वालियर और बैतूल का, तो चूंकि बैतूल का जो पहले कैंडिडेट था, एक वो उसका निधन होने के बाद 3rd फेज में उसको चुनाव को लिया गया, अदरवाइज वो 2nd फेज में था। तो थोड़ा सा एक इस तरह के इस जो परिस्थिति बन गई थी उसके कारण थोड़ा मतदान कम हुआ। और दूसरा, मुरैना और ग्वालियर की बात है तो वो हमेशा से वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी के कारण मतदाता बहुत कम निकलता है। एक दूसरा, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, लंबे समय से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब इस बार वो चुनाव में नहीं है और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के कारण उनका प्रोटोकॉल अलाउ नहीं कर रहा था कि वो चुनाव प्रचार करें। लेकिन कांग्रेस ने शिकायत की और भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी किया कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो फिर वो बाद में वहाँ पर एंटर हुए। तो कुल मिलाकर वो एक कारण रहा। और ग्वालियर में जो कैंडिडेट है, सरमन नगेली जी, एक मिनट, सरमन जी एक करके ना, सरमन जी, अब जो इसमें 3.67% की कमी आई है मुरैना में, तो ये नुकसान किसका हो रहा है? अब ठीक है, किसने क्या प्रचार किया वो तो अब बीत गई, लेकिन जो इतना फीसदी वोट गिरा है उससे नुकसान किसका होगा? देखिए, जहाँ तक जो मेरी समझ है कि इसमें खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, उनको सिर्फ गेन करना है। और बीजेपी के समक्ष ये संकट है, चुनौती है
और संघर्ष है कि वो अपने जो उनका जितना मत प्रतिशत उनको पिछले चुनाव में मिला था वो रिटेन कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीतू सिटरवार जो ज़्यादा वहाँ फोकस कर रहे थे, कांग्रेस ने फोकस मुरैना किया है, तो मुरैना को उनको ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी का वीकर सेक्शन है, हमारे को इसमें सफलता मिल सकती है, इसलिए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर किया है। अब वो जो जोर उन्होंने लगाया है वो उनके पक्ष में होता है या नहीं, लेकिन दोनों दलों में संघर्ष बहुत कड़ा है। अब इसमें एक बीएसपी का भी जो कैंडिडेट आ गया है मिस्टर गर्ग, वो कितना कांग्रेस के वोट को और बीजेपी के वोट को काट पाते उस पर निर्भर करता है। यानी सरमन नगेले जी, यानी सरमन नगेले जी को फायदा है एक सरमन नगेले जी, यानी यहाँ पर जो कम वोटिंग हुई है उससे फायदा कांग्रेस को जाता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि बाबूलाल शर्मा जी हैं। देखिए सरमन नगेले जी कह रहे हैं कि जो मुरैना में कम वोटिंग हुई है उसका बेनिफिट कांग्रेस को हो सकता है, ये उनका कहना है। आगे की सीट के बारे में उनसे पूछेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, अब यही प्रश्न मेरा आपसे है, चूंकि 7 लोकसभा सीटों पर मतदान कल हुआ, छत्तीसगढ़ में मतदान लगभग क्या पूरा संपन्न हो गया 11 का, लेकिन सरगुजा और बिलासपुर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। सरगुजा और बिलासपुर की जो स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरगुजा में इस वक्त जो है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जब बड़ी संख्या में वोटिंग होती है तो या तो किसी को गिराने या किसी को बनाने के लिए होती है। बिल्कुल। जब जनता बड़ी संख्या में निकलती है तो या तो किसी को गिराने को निकलती है या बनाने को निकलती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और सरगुजा में जो प्रतिशत बढ़ा है बहुत ज्यादा, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि चिंतामणि महाराज कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, लेकिन वो इस बार जो है जनता ने इस बात को सोचा है कि वक्त बे वक्त एक टिकट काट देने से जो है उन्होंने पूरी विचारधारा को छोड़ दिया। इस बात से कुछ लोग, कुछ बड़ी संख्या जो है उसमें उनसे नाराज भी है। और जो शशि सिंह लड़की है जो खड़ी हुई है उनके सामने, वो भी तुलेश्वर सिंह जो मंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी के दौर में, उनकी लड़की है। तो उसका भी एक सहानुभूति की स्थिति है, क्योंकि तुलेश्वर सिंह काफी लोकप्रिय व्यक्ति थे वहां पे और वो लंबे समय से राजनीति से उनका परिवार दूर है। और शशि सिंह जो है राजनीति में एक प्रमुख धारा में अब पहली बार आई है, उसकी एक सहानुभूति भी वहां बनी है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो वहां वोटिंग हुई है वो शशि सिंह के पक्ष में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। चिंतामणि महाराज के प्रति जो नाराजगी अगर वो लोगों के मन में छाई तो निश्चित रूप से शशि सिंह को लाभ होगा। और अगर सामान्य रूप से वोटिंग हुई है तो कह नहीं सकते कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगी। सरगुजा की स्थिति है। बिलासपुर में जो है वो जातिगत भावनाएं जो है वो उमड़ी हुई है, उस आधार पर जो है स्थितियां बनी है। और कहीं न कहीं जो है बिलासपुर में देवेंद्र यादव का बाहर से जाना लोगों को थोड़ा खला है। और देवेंद्र यादव जो है वहां के नहीं है, लेकिन यादव समाज के वोट वहां बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको उम्मीद है कि वो वहां पर नैया पार लगा लेंगे। और तोखन साहू जो है वो वहां से लड़ रहे हैं, तो पहले विधायक थे और उनकी लोकप्रियता कितनी है ये तो बिलासपुर के लोगों के अंदर में इतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। लेकिन जो देवेंद्र यादव की स्थिति है वही तोखन साहू की स्थिति है। वहां की बराबरी की स्थिति, बराबरी की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। लाभ हानि का प्रश्न जहां तक है, निश्चित रूप से जो है वहां लाभ जो है मेरी नजर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे भी देखिए आप, ये जो 7 सीटों की जो बिलासपुर की बात करें तो निश्चित रूप से जो है बिलासपुर में शुरू से आप देखें 89 से जो है बीजेपी का वहां पे वर्चस्व रहा है। एक बार खेलेराम जागड़े 91 में जो है कांग्रेस से वहां पर सांसद बने थे, अन्यथा 89 में और उसके बाद सारे चुनाव में जो है बीजेपी वहां पर शासित रही है। इसलिए भी जो है बीजेपी का पलड़ा वहां बिलासपुर में भारी दिखाई दे सकता है। और निश्चित रूप से ऐसा होने की उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी को है। सरगुजा की भी स्थिति देखिए आप, एक प्रकार से जो है पुराने समय को छोड़ दीजिए, 89 के पहले जो है कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था, लेकिन 89 में लरंग शाह एक नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह बलीराम कश्यप बस्तर में फेमस थे, वैसे ही सरगुजा में लरंग शाह फेमस थे। वो अक्सर वहां से जीतते थे। हेल शाह सिंह और लरंग शाह जो है परंपरागत विरोधी थे। तो लरंग शाह बीजेपी से जीतते थे, 2 बार कांग्रेस वहां से जीती, 3 बार
कांग्रेस के खेल शायद जीत है। बाकी सब में जो है अंतिम समय तक रेणुका सिंह बीजेपी के सांसद वहां रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों सीटों पर जो है मुझे लगता है परंपरागत हिसाब से भारी ही दिखाई देता है। जी, एक चीज आपने कही है, जब बड़ी संख्या में जनता वोटिंग करने जाती है तो या तो गिराने के लिए जाती है या तो उठाने के लिए जाती है। ठीक बात समझ में भी आ रही है। सरमन नगेले जी, जब यही वोटिंग परसेंटेज घटता है, ठीक है भाई, बढ़ा तो ठीक है, जब यही बड़ी संख्या में घटता है, अब जैसे बैतूल में देख लीजिए, तो अब यही तो जनता जानना और समझना चाह रही भाई कैसे इतना घट गया, तो इससे किसका नफा और किसका नुकसान। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि बाबूलाल शर्मा जी बहुत बच के निकल गए, मतलब उन्होंने कह दिया कि किसी को भी फायदा हो सकता है, लेकिन अपना असेसमेंट तो होता है, मैं उनसे जानकारी लूंगा दूसरे में। सरमन नगेले जी, बैतूल और ग्वालियर का, ग्वालियर में चूंकि बढ़ा है और दोनों हारे हुए कैंडिडेट हैं, विधानसभा चुनाव अभी 4 महीने पहले हार के आए हैं, चाहे प्रवीण पाठक हो या फिर भारत सिंह कुशवाहा हो। देखिए राहुल जी, ग्वालियर में जो भारत सिंह कुशवाहा जिस वर्ग से आते हैं वो ओबीसी कम्युनिटी कुशवाहा समाज से आते हैं, और प्रवीण पाठक चूंकि ब्राह्मण है तो वहाँ कुशवाहाओं का मतदान करने का ट्रेंड रहा है। नारायण सिंह कुशवाहा तमाम वहाँ पर उस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण भी कम नहीं है और ब्राह्मण लंबे समय से वहाँ पर डोमिनेट करते आए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि प्रवीण पाठक लोकल से विधायक रहे हैं और वो मेहनत करते रहे हैं, तो कुछ लाभ उनको हो सकता है, क्योंकि जो सेजवलकर जी थे या जो परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है, उनमें से एक नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर प्रवीण पाठक को थोड़ा ज़्यादा एक मदद मिल जाए। लेकिन कहना मुश्किल है। अब जहां तक प्रो और एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी आ गया, एक नया शब्द। अब ज्यादा मतदान किसके पक्ष में होगा, कम मतदान किसके पक्ष में होगा, ये पुरानी बात हो गई। अब कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादा मतदान सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में भी जा सकता है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ है। पहले खिलाफ सरमन नगेले जी, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सरमन नगेले जी, एक मिनट सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं सर। ये तो बात वो कहे जो आम जनता हो। सरमन नगेले जी और बाबूलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जान जाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बचिए मत सरमन नगेले जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं। जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि अगर ज्यादा वोट हो रहा है तो बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, तो आप तो समझ रहे हैं, आप तो फील्ड में हैं हमेशा भाई, आप दोनों लोग फील्ड में हैं, अखबार पढ़ते हैं, फील्ड में जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूं, जो 61.68 हुआ है 59 के अकॉर्डिंग, और जो बैतूल में गिरा है, ये नफा नुकसान तो यही पूछ रहा हूं सर, यही तो जनता जानना चाहती है आपसे नगेले जी। देखिए, जहाँ तक जो मेरी जानकारी है कि जैसे मैंने बताया है कि मुरैना में, ग्वालियर में और बैतूल में, यहाँ तीनों जगह कांग्रेस को फायदा होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, ये वही बात। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस ने मेहनत, कंप्लीट कीजिए सर। देखिए, कांग्रेस ने वहाँ मेहनत की है, और चूंकि जो कांग्रेस ने मेहनत की है तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि कांग्रेस को वहां पर मत प्रतिशत पुराने लोकसभा चुनाव की तुलना में बढ़ सकता है। अब वो जीत में तब्दील होता है या नहीं होता कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो कमजोर था। बीजेपी का संगठनात्मक जो ढांचा है वो पूरी तरीके से डिजिटल मोड पर चला गया था। मतदाताओं को वो निकालने नहीं गए, मतदाताओं के पास पर्ची लेकर नहीं गए, सबने व्हाट्सएप ग्रुप, ये ठीक बात हुई सरमन नगेले जी, ये ठीक बात, ये आपने ठीक बात कही, डिजिटल मोड पर लड़ा। ठीक है, ये ठीक बात आपने कही। जीतता और हारता कौन है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आपने कहा कांग्रेस को फायदा हुआ है, ये हुआ है, जीत हार तो अलग। बाबूलाल शर्मा जी, ऐसे आपने कहा, अब ये सरगुजा की स्थिति, अब इतना बड़ा भारी अंतर 72 से अगर आंकड़ा 78 की तरफ जाएगा तो ठीक है, गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? देखिए, सरगुजा के लिए अगर स्पष्ट कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी परंपरागत सीट है,
हाँ। और इस बार जो है निश्चित उसके झुकाव भारतीय जनता पार्टी के मोदी की गारंटी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दिया है। और दूसरा एक माइनस पॉइंट कांग्रेस के साथ जो जुड़ा है वो ये है कि टी.एस. बाबा साहब जो है वहाँ के जो राजा हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रियता वहां उन्होंने नहीं दिखाई है। ये एक माइनस पॉइंट कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है। प्लस पॉइंट अगर कहें तो सिर्फ शशि सिंह कुलेश्वर सिंह की पूर्व मंत्री की बेटी है, उनके प्रति सहानुभूति लोगों को है, ये प्लस पॉइंट है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, अगर वहां का माहौल देख करके कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उधर का वोटर जो है झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया बाबूलाल शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी आसान भाषा में जनता को बताने के लिए कि जो वोट बढ़ा और घटा उसके मायने क्या हैं। शुक्रिया सरमन नगेले जी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। हमने देखिए इसलिए ये परिचर्चा की चूंकि वोट परसेंटेज जो बढ़ा और घटा जिन लोकसभा सीटों पर उसके मायने क्या हैं ये जनता को भली भांति समझ में आ जाए।